हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। जो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर हैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल व्यू है टू अंडरस्टैंड द सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट, वो है एलिमेंट बिहेवियर और वोल्टेज और करंट डिवाइडर रूल का। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बिहेवियर को देखेंगे। एलिमेंट्स का मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेवियर को। उसके बाद हम वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल देखेंगे कैसे हम अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट के बिहेवियर को। एलिमेंट का बिहेवियर मतलब यहाँ पे मैं अगर पैसिव एलिमेंट्स की बात करूं तो आपके पास जो पैसिव एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो पैसिव एलिमेंट्स क्या होंगे? रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और कैसे हम स्टेडी स्टेट वैल्यू में वैल्यू पुट करते हैं, ये चीज हमें आज समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं, रजिस्टर को आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है सर्किट फॉर रेजिस्टेंस। इसमें मैंने माना करंट मेरा आई आर फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आर के बराबर। क्लियर? यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड होता है और इसके ऊपर हम एरो बना देते हैं तो ये फेजर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्लियर? तो ये फेजर रिप्रेजेंटेशन ही मैंने शो किया हुआ है। क्यों से शो किया हुआ है? ये बताने के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेजर रिलेशनशिप आएगा। अगर मैं बात करूं प्योर रेजिस्टेंस की, तो प्योर रेजिस्टेंस में क्या होता है? वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो वी आर के सेम फेज में क्या आ जाएगा? आई आर। क्लियर? वी आर और आई आर दोनों सेम फेज में होंगे, इसलिए पावर फैक्टर यूनिटी होती है और ये एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंडक्टर की तरफ। इंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इंडक्टेंस को, और एक्सएल होता है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल के बराबर। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर को हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे करंट आई एल मैंने मानो फ्लो हुआ और ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी एल। क्लियर? आपको भी पता है कि एक इंडक्टर में क्या होता है? लैगिंग करंट इफेक्ट होता है। क्लियर? लैगिंग करंट इफेक्ट होता है। लैगिंग करंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? करंट लैग्ड बाई वोल्टेज बाय वोल्टेज विद एंगल 90 डिग्री। यानी करंट क्या होगा? वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। यानी मैं इसका अगर फेजर डायग्राम बनाऊं तो फेजर डायग्राम क्या बनेगा? ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका रेफरेंस हो गया वोल्टेज वीएल, ठीक है, और वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ आपका करंट आईएल, क्योंकि यहां पे लैगिंग करंट इफेक्ट होता है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा बताने से पहले मैथमेटिकल चीजों को समझना जरूरी है। जैसे मैंने ई पावर जे थीटा है, ई पावर जे थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? मॉड यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स tan थीटा, यानी एंगल थीटा के बराबर। यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 एंगल थीटा हो जाएगा। यानी एंगल थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तरह से ई पावर जे थीटा से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ई पावर जे थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि VL, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? VL इक्वल टू IL इंटू एक्सएल के बराबर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आपका जो VL है, VL लीड कर रहा है IL से 90 डिग्री। IL से 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप VL के लिए एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल क्या होगा? अगर मान लो मैंने IL को रेफरेंस लिया, IL एंगल 0, ठीक है, इसको मैंने मान लो IL एंगल 0 रेफरेंस लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि VL क्या हो जाएगा? एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर मुझे फेजर टर्म में लिखना है तो VL को मैं लिखूंगा IL एक्सएल, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया जो भी IL का फेजर होगा। लेकिन एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या बता रहा है कि VL IL से 90 डिग्री लीड कर रहा है। VL क्या कर रहा है? IL से 90 डिग्री लीड कर रहा है। IL का जो भी फेज है, जो भी आपका फेजर डायग्राम है, उससे 90 डिग्री लीड करता हुआ आपको VL मिलेगा। क्योंकि करंट क्या होता है? लैगिंग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज क्या होगा? लीडिंग हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिख सकता हूं VL IL XL, एंगल 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? ई पावर जे 90, और ई पावर जे 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई पावर जे 90 की वैल्यू हो जाएगी प्लस जे के बराबर। ई पावर जे अगर 90 मैं कैलकुलेट करूं तो cos 90
प्लस जे साइन 90, क्लियर। कॉस 90 की वैल्यू 0, जे साइन 90 यानी क्या आ गया, जे के बराबर, क्लियर। तो मैं इसको लिख सकता हूं VL इक्वल टू IL XL इंटू जे, या मैं इसको लिख सकता हूं VL इक्वल टू IL इंटू जे XL। मेरी बात को यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए जब भी आप सर्किट को सॉल्व करेंगे, एसी नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, तो आप यहां पे एक्सेल ना लिख के क्या लिखेंगे, जे एक्सेल। जे एक्सेल आपने इसलिए लिखा ताकि ये बता सके कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है एक इंडक्टर में, ये चीज क्लियरिफाई हो सके। तो उस वजह से आपने क्या किया, यहां पे ये चीज रिप्रेजेंट किया है। तो हम जे एक्सेल क्यों लिखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। जे एक्सेल लिखने का पीछे का लॉजिक यही है कि VL IL से 90 डिग्री लीड करता, क्लियर, ठीक है। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कभी भी एसी सर्किट में अगर आपको इंडक्टेंस को स्टेडी स्टेट में रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे जे एक्सेल से, न कि केवल एक्सेल से। जे एक्सेल ये बताता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेजर डिफरेंस क्या है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को अगर हम कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, और इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो XC होता है, और XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे कैपेसिटर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर को ऐसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्म में। हमने माना करंट IC फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज VC है, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे मैं अगर बात करूं तो कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है, लीडिंग करंट बिहेवियर होता है। लीडिंग करंट बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि करंट 90 डिग्री लीड करता है, करंट लीड बाय एंगल 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है उससे करंट 90 डिग्री लीड करता है, इसीलिए यहां पे लीडिंग करंट बिहेवियर होता है। यानी मैं अगर इसके फेजर की बात करूं तो अगर मैंने रेफरेंस ले लिया V को, यानी VC मेरा रेफरेंस हो गया, क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है करंट IC क्या होगा, इससे 90 डिग्री लीड करेगा। ये हो गया IC का फेज, क्लियर। तो ये क्या हो रहा है, एंगल 90 डिग्री बना रहा है। फिर से वही लॉजिक है इसको समझाने के पीछे कि क्या हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को। हमें पता है कि VC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, IC इंटू XC के बराबर होगा, क्लियर। लेकिन अगर हम फेजर टर्म में बात करें तो क्या हो रहा है, यहां पे VC जो है IC से 90 डिग्री लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, लेकिन आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, उससे 90 डिग्री लैग कर रहा है। यानी आप क्या लिखोगे, अगर आप इसको IC एंगल 0 लिखते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, VC एंगल -90 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल -90 डिग्री। यानी जो भी वोल्टेज हमें मिल रहा है वो करंट से 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि करंट का बिहेवियर क्या होता है, लीडिंग होता है। तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी, फिर से मैं वही चीज काम करने जा रहा हूं, IC XC एंगल 90 का मतलब क्या हो गया, e⁻−j90, और e⁻−j90 को आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, -j, तो क्या आ जाएगा ये XC - j, क्लियर। तो इसको आप लिखेंगे IC - jXC, क्लियर। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कैपेसिटर को तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -jXC से, क्लियर, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती, क्लियर। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में सब चीजें दी गई रहती हैं, तो आपको पता है कि XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा है, तो JXL की वैल्यू क्या हो जाएगी, JωL के बराबर। तो आप इंडक्टर को जो लिखेंगे, जब भी आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो JωL से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी होता है, आपको पता है कि XC इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc, क्लियर। तो अगर मुझे लिखना है -jXC, तो -jXC की वैल्यू क्या हो जाएगी, -j/ωc। -j/ωc में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई कर दो,
क्लियर, ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर दो, जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 के बराबर, तो -1 क्या आ जाएगा +1, यानी क्या हो जाएगा ये 1/j⍵c। तो कैपेसिटर को जब आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो 1/j⍵c से भी रिप्रेजेंट करते हैं। -jxc ही है वो, और कुछ नहीं है, बस हमने क्या किया -j/⍵c है तो ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वजह से क्या आ गया ये 1/j⍵c आ गया। तो कैपेसिटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/j⍵c से। क्लियर, तो जब आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करना। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर, ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज आपका कहां पे डिवाइड होगा, एक सीरीज सर्किट। वोल्टेज डिवाइडेड इन सीरीज सर्किट। क्लियर, एक सीरीज सर्किट में ही आपका वोल्टेज डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए 3 एलिमेंट ले रहा हूं, ये 3 एलिमेंट है, इसके अक्रॉस हमने क्या किया, एक वोल्टेज सप्लाई दे दिया है। क्लियर, R1, R2, R3। ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में वोल्टेज डिवाइड होगा, ये VR1, VR2 एंड VR3, ये टोटल वोल्टेज V है। चूंकि मैंने यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, डीसी सर्किट लिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 के बराबर। क्लियर, ठीक है, इन वोल्टेज का ये सम आ जाता है। क्लियर, अगर मैं बात करूं कि आपको VR1 की वैल्यू डायरेक्टली निकालिए, आप KVL मत अप्लाई करिए, सीधे सीधे VR1 की वैल्यू निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि इस लूप में करंट I फ्लो हो रहा है, तो V की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। क्लियर, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। क्लियर, तो I की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे I की वैल्यू आ गई आपकी V/R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। अगर मैं VR1 की बात करूं तो VR1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1 के बराबर हो जाएगा। I की वैल्यू आप पुट कर दो, V/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या हो गया ये R1। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि VR1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। सिमिलरली आप VR2 भी निकालोगे तो VR2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2, क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो इस केस में भी आपको मिलेगा R2/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। तो मेन इसको बताने के पीछे क्या मोटो है कि आपका पैटर्न क्या बन रहा है वो देखिए। आपको जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, मान लो आपको VR1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो आपको यहाँ पे KVL वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करें, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस लीजिए, अपॉन सारे रेजिस्टेंस का आप सम कर दीजिए, सिग्मा R। यानी जो भी रेजिस्टेंस सीरीज में है, जो भी सीरीज रेजिस्टेंस है, सबका आप सिंपल सम कर दीजिए इनटू टोटल वोल्टेज ले। जो भी आपका टोटल वोल्टेज है, जो भी सप्लाई वोल्टेज आपको दिया गया है वो निकाल दीजिए। ये आपका होता है वोल्टेज डिवाइडर। क्लियर, अगर यही एसी सर्किट होता तो आपको क्या करना पड़ता, JXL -JXC ये सारी चीजें आती है, और उस बेसिस पे आपको करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं सिंपल सा एग्जांपल ही लेके बता दे रहा हूं आपको, ये एक सीरीज RLC सर्किट है। क्लियर, ये आपका एसी सप्लाई गिवन है, ठीक है, ये आपका R हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, JXL से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -JXC से। क्लियर, अगर आपको VC बताना है कि VC की वैल्यू क्या हो, तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली जो इसके अक्रॉस का रिएक्टेंस है यानी -JXC अपॉन सारे रेजिस्टेंस का सम, यानी सारे इंपिडेंसेस का सम, क्योंकि अब यहाँ पे इंपिडेंस टर्म यूज होगा क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी आ गए। R प्लस JXL माइनस JXC इंटू टोटल वोल्टेज कितना है मेरा, ये मैंने मान लिया V है, तो ये V हो गया। ये होता है वोल्टेज डिवाइडर। तो कितने भी एलिमेंट, यहाँ पे तो मैंने 3 एलिमेंट का लॉजिक लिया, कितने भी एलिमेंट अगर सीरीज में लगे हुए हैं, किसी के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, सिंपली उसका इंपिडेंस अपॉन टोटल इंपिडेंस इंटू टोटल वोल्टेज। क्लियर,
तो ये होता है आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल, और ये केवल सीरीज सर्किट में ही अप्लाई होता है, जहां पे आपके सारे इंपीडेंस सीरीज में। क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल की मैं अगर बात करूं तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि करंट डिवाइड होना, और करंट डिवाइड हमेशा क्या होता है, एक पैरेलल सर्किट में होता है। करंट डिवाइडेड इन पैरेलल सर्किट। जैसे सीरीज में आपका क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो वैसे ही आपका करंट डिवाइड होगा पैरेलल सर्किट में। जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका आई है, क्लियर, ठीक है। दो रजिस्टेंसेज जब होते हैं तब तो करंट डिवाइडर आप बड़ा डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब यही रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी सिंपल ट्रिक होता है, वो भी बहुत टफ नहीं होता है। क्लियर। करंट डिवाइडर रूल में क्या होगा, आपका ये मान लो करंट सोर्स है, दो रजिस्टेंसेज मैंने यहाँ पे लिए, क्लियर। तो दो जब रजिस्टेंसेज लिए हैं तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों रजिस्टर में करंट डिवाइड होगा, लेकिन पैरेलल सर्किट है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। वोल्टेज क्या होगा, दोनों के अक्रॉस सेम होगा। क्लियर। तो अगर मैं I की बात करूं तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 के बराबर। क्लियर। यानी क्या होगा, ये V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर, टोटल करंट की वैल्यू। क्लियर। ये करंट यहां पे डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज हमें पता ही है। अगर मैं IR1 की वैल्यू निकालूं तो IR1 की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है V अपॉन R1 के बराबर होगी। क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें टोटल करंट के टर्म में ये सारी वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 से आप क्या निकाल सकते हो, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर। वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो IR1 की वैल्यू क्या आ गई, IR1 की वैल्यू आ गई V अपॉन R1, सॉरी IR1 की वैल्यू आ गई आपकी, V की वैल्यू कितनी है हमारी, I अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अपॉन R1। क्लियर, ठीक है। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो IR1 आप क्या बोल देते हो, 1 अपॉन R1 इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इंटू टोटल करेंट I। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो IR1 की वैल्यू आपकी आ जाती है, यहां से आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 1 बाई R1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इंटू I। क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे कि आपको जिसके अक्रॉस करंट निकालना है, अब यहां पे रेजिस्टेंस का टर्म ना आके, इंपीडेंस का टर्म ना आके क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका एडमिटेंस का टर्म, क्योंकि आपको पता है जेड। क्लियर। और y इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई जेड। वैसे यहां पे क्या आ रहा है, देखो 1 बाई R1 आ रहा है, वोल्टेज डिवाइडर केस में क्या हो रहा था, R1 अपॉन R1 प्लस R2 हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 1 बाई R1 हो रहा है, यानी जिसके अक्रॉस आपको निकालना है IR1, ठीक है, उसका एडमिटेंस यानी 1 बाई R1, क्लियर, अपॉन सारे रेजिस्टेंसेस के इनवर्स का सम यानी सिग्मा 1 बाई R इंटू टोटल करें। दो में क्या होता है कि एक फॉर्मूला हम लोग रट लेते हैं कि जिसमें करंट फ्लो होता है उसको ना लेके दूसरे वाले को ले लेते हैं, एक फॉर्मूला रट लेते हैं, वो यहां से निकल के आता है IR1। जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। क्लियर। R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया इंटू I, ये आ गया आपका R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये कब, किस केस के लिए, जब दो रेजिस्टेंसेज केवल लगे हों, तो उस केस के लिए क्या होता है कि जिसमें करंट आपको निकालना है वो रेजिस्टेंस ना लेके दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेज का सम लेते हैं। ये किस सर्किट के लिए था, ऐसे सर्किट के लिए था। अगर केवल दो पैरेलल सर्किट हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये R1 है और ये मान लो R2 है, तो उस केस के लिए अगर आपको IR1 निकालना है तो IR1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसमें आपको करंट फ्लो कराना है वो रेजिस्टेंस ना लेके दूसरा लेके अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल करंट I।
ये करते हैं। लेकिन ये किसके लिए? केवल 2 पैरेलल सर्किट के लिए। लेकिन अगर यही 3 पैरेलल सर्किट हो जाए, 4 पैरेलल सर्किट हो जाए, तो उस कंडीशन में आप ये चीज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं अगर सर्किट को ऐसे करूं, R1, R2 एंड R3, क्लियर, R3, R2, R1, और ये टोटल करंट आई है। अगर मुझे यहाँ पे मान लो IR3 निकालना है, तो मैं ये चीज अप्लाई नहीं कर सकता हूं कि उस रेजिस्टेंस को ले लें, बाकी तीनों रेजिस्टेंसेस का सम ले लें, ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? आपको वही इनवर्स का लॉजिक यानी एडमिटेंस का लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। हमें जिसमें निकालना है उसका इनवर्स ले लिया 1/R3 अपॉन सारे इनवर्स यानी एडमिटेंस का सम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल करेंट। ये होता है लॉजिक, क्लियर। तो ये तो केवल रेजिस्टेंस के लिए मैंने बताया। अगर मान लो इंपिडेंस के लिए भी निकालना है, IZ मान लो कोई इंपिडेंस निकालना है आपको, क्लियर, IZ1 मान लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/Z1 अपॉन सिग्मा 1/Z सारे एडमिटेंसेज यानी इनवर्स ऑफ इंपिडेंस का सम इनटू टोटल करें। ये लॉजिक, ये चीज हमें ध्यान देना है। जैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल में मान लो VZ1 निकालना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा? Z1 जिसके अक्रॉस निकालना है अपॉन सिग्मा Z जितने सीरीज में एलिमेंट है इनटू टोटल वोल्टेज। ये मैं इंपिडेंस के टर्म में बता रहा हूं कैसे हम करें, क्लियर। तो मैंने रेजिस्टेंस के टर्म में आपको समझाया। रेजिस्टेंस की जगह पे सिंपली क्या आ जाएंगे? इंपिडेंसेज आ जाएंगे, यानी इंडक्टर, कैपेसिटर, जो भी चीजें हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपको करंट डिवाइडर रूल के लिए बस यही लॉजिक अप्लाई करना है कि हमें क्या करना है? इनवर्स लेना है। यानी अगर मुझे यहाँ पे IZ1 निकालना है तो एक तरह से Y1 अपॉन सिग्मा Y को हम एडमिटेंस बोलते हैं, इनटू टोटल करंट करना। IZ1 का मतलब क्या हो गया? 1/Y1 या IY1। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा हम एडमिटेंस का लॉजिक लेते हैं। YZ इज द इंपिडेंस, क्लियर, और Y तो होता है आपका एडमिटेंस होता है, क्लियर, ठीक है। तो हमेशा हमें यही चीज ध्यान रखना है। पैरेलल में आपको करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करना है तो एडमिटेंस का लॉजिक लेना है, और आपको अगर सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करना है तो इंपिडेंस का लॉजिक लेना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अगले बेसिस को। थैंक यू वेरी मच।